और देखिए बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास बिल को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद में यह कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में 95 वोट पड़े, वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। तो आखिरकार वक्फ को दोनों ही सदनों में मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुहर लगा ली। 12 घंटे से ज्यादा चर्चा के बाद देर रात तक मतदान कराया गया, वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो देखिए आखिरकार वक्फ विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक 2025 को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में 12 घंटे तक चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट पड़े। कुल 223 सदस्यों ने मतदान किया। इससे पहले कुछ मेंबर के वोट पंजीकृत नहीं हुए थे, जिन्होंने बाद में पर्ची से मतदान किया। विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इससे पूर्व राज्यसभा में किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहले सरकार और फिर जेपीसी ने विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार विमर्श किया। इसके जरिए वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाया गया। रिजिजू ने उच्च सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए रखने के दौरान बातें कही। रिजिजू ने कहा कि किसी भी तरीके से वक्फ जो है वो किसी के खिलाफ नहीं है या वो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, बल्कि वो जनता के हक में है, जनता के लिए हितकारी है। खास तौर पर क्योंकि इसका सीधे ताल्लुक मुसलमानों के साथ में है, तो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जो इसका असल मकसद था ये उससे काफी दूर हो चुका था। तो ऐसे में कल भी आपने जबरदस्त बहस संसद में देखी। तो वहीं राज्यसभा से आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल और इस दौरान कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ है। तो इसका जिक्र अभी पूजा भी कर रही थी। जिस तरीके से लंबी बहस हुई, इसके पहले हमने देखा कि जेपीसी का गठन किया गया था और लंबी एक बहस के बाद, विचार विमर्श के बाद इसको तैयार किया गया। इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग रात को 2:32 पर राज्यसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और लोकसभा में एक दिन पहले यानी कि 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। कल की बात करें तो कल भी राज्यसभा में 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। उच्च सदन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था बिल और इस दौरान जमकर वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए थे। तो राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील अगर ट्राइब्यूनल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज का दरअसल हक छीनने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मुझे झुका नहीं सकती। पहली बार किसी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा हुई है, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। साथ ही वो ये भी यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि इस बिल के जरिए मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवेगौड़ा जी यहाँ है। अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी। चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के एक
1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई, जात नहीं, जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please, sir, you have made your points. No, this is very. I appreciate. Sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, He should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, कहा कि ये माहौल बन गया कि अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए बिल लाया गया। जिस तरह से लोकसभा में बिल पास हुआ उससे लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में सरकार ने प्रयास किया कि सब मिलकर बिल को पारित करें, लेकिन विधेयक के समर्थन में 228 मत आए और जबकि विरोध में 232 मत आए। इसका मतलब ये कि इस बिल में खामियां हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। तो देखिए, अगर बात जेपी नड्डा की करें तो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा का स्टेटमेंट, विपक्ष राम मंदिर, कुंभ, बिहार इलेक्शन पर बोल रहा है, विपक्ष चर्चा से ध्यान भटकाना चाहता है, वक्फ बिल देश हित में है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की मांग पर जेपीसी का गठन हुआ, वक्फ की संपत्ति पर सही रख रखाव जरूरी है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और देखिए, अखबारों के फ्रंट पेज पर इसका जिक्र है, मुस्लिम देशों ने भी वक्फ कानून बदले तो भारत क्यों नहीं, यह नड्डा का स्टेटमेंट और यही लाइन हेडलाइंस में भी जगह दी गई है। नड्डा ने यह भी कहा कि ये विधेयक राष्ट्र के हित में है, विपक्ष मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहा है, मौजूदा वक्फ कानून से मुसलमानों को नुकसान हो रहा था और जमीन माफिया मलाई खा रहे थे। तो इन तमाम बातों का जिक्र जेपी नड्डा करते नजर आए। तो देखिए, जेपी नड्डा ने खूब वक्फ बिल की जो खूबियां थी वो गिनाई, जिनमें सबसे पहले वो जिक्र करते हैं कि हम संविधान से चलते हैं, वो बस किताब ही दिखाते हैं। और मतलब एक तंज भी था, साथ ही साथ एक मैसेज भी था कि हम बात करते हैं लोगों के हकों की, हम संविधान के मुताबिक ही चलते हैं। और वहीं राज्यसभा में जब चर्चा चल रही थी बिल पर, उस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें। दरअसल उन्होंने ये कहा कि बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा मिलने वाला है, उम्मीद वालों को एक नई उम्मीद की रोशनी नजर आएगी। तो सुधांशु त्रिवेदी चूंकि बोल रहे थे, ऐसे में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र कहा गया और कहा कि उन्होंने कि बिल से जितने भी गरीब मुसलमान हैं उनको फायदा मिलेगा। तो देखिए, राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से जो तमाम बड़ी बातें कही गई वो अभी पलक ने भी जिक्र किया। इससे पहले किरेन रिजिजू की बात करें तो वो भी इस विधेयक के लिए ये कहते हुए नजर आए कि ये गरीब मुस्लिमों के लिए एक उम्मीद है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर नजर आया, आपको सुनना चाहिए। एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहाँ क्यों है कैसा। तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। तो देखिए, अब अखबारों का भी जिक्र कर लेते हैं। तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है, राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर मुहर और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधेयक को लेकर तीखी बहस देखने को मिली, जिसकी तस्वीर भी आप लगातार सुन रहे हैं। जो तमाम बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए वो भी आप सुन रहे हैं। तो देखिए, पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सांसदों ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट डाले हैं। और ऐसे में अमित शाह के स्टेटमेंट का जिक्र करें तो अमित शाह ने कहा कि वर्तमान
में न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील में वाद दायर नहीं किया जा सकता था, जिसे विधेयक में दुरुस्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को भी आपने सुना, ये विधेयक देश हित में लाया गया है, ये किसी पार्टी के हित में नहीं है और इससे वक्फ की जमीन में प्रबंधन में पारदर्शिता होगी। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट का जिक्र करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में ये माहौल बन गया है कि अल्पसंख्यकों को तंग करने के लिए बिल लाया गया और इससे उनके हक को छीना जाएगा। और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि आज कैसा माहौल है, इस देश के हिंदुओं को मुस्लिमों को हिंदुओं की आदत है और ये जो आदतें हैं मत बदलवाइए। तो इन तमाम बातों का जिक्र, जो तमाम बड़े स्टेटमेंट्स थे उसका जिक्र हमने किया। और इसी के साथ देखिए, चर्चा के अंत में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा राज्यसभा में कि राज्यसभा के कुछ वरिष्ठ सदस्यों पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि वह जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। रिजिजू निर्दलीय सदस्य कपिल सिब्बल की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। तो इन तमाम बातों का जिक्र पूजा कल सदन में किया गया। और देखिए, जाहिर तौर पर वक्फ पर नया कानून सिर्फ एक कदम दूर, संसद की अब मंजूरी क्योंकि बाकी है, संसद की मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रपति की मुहर बाकी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति की मुहर के बाद में आखिरकार कानून का रूप ये ले लेगा। और कल की आपने तस्वीर देखी, इससे पहले लोकसभा की तस्वीर आपने देखी, 12 घंटे चर्चा चली। वक्फ संशोधन विधेयक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पर 13 घंटे लगभग चर्चा चली, 12 से 13 घंटे। और उसके बाद में दोनों ही सदनों में इसको मंजूरी मिल जाती है, यानी कि संसद में उसको मंजूरी मिल जाती है। और अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर का। अब क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कि आपको पहले संसद के दोनों सदनों में बिल को पास कराना होता है, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचता है और उनके एक दस्तखत के साथ में ही वो कानून का रूप ले लेता है। तो अब बस एक यही प्रक्रिया इस पूरे बिल को लेकर बाकी है। और ऐसे में आपने चर्चा के दौरान भी देखा, राहुल गांधी को भी आपने सुना, राहुल गांधी जब इस पर बात करते तो वो टैरिफ का जिक्र करने लगते हैं और राहुल गांधी वहां पर कहते नजर आते हैं कि टैरिफ पर आपने क्या किया, अमेरिका ने जो इतना टैरिफ लगाया। तो उस पर भी जवाब आता है कि हमारी उस पर भी बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए वो एक सार्थक चर्चा नजर आई। चाहे उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी राजनीति हो, लेकिन फिर भी हर किसी ने अपने अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ रखा। और क्योंकि देखिए 2:30 बजे राज्यसभा ने 95 के मुकाबले 128 मतों से अपनी यहाँ पर मुहर लगा दी और लोकसभा की तरह उच्च सदन में भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गए। हालांकि द्रमुक के तिरुचि शिवा का संशोधन 92 के मुकाबले 125 मतों से खारिज हुआ। विधेयक अब हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचित होते ही कानून का रूप ले लेगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के मुद्दों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और उन्होंने इस दावे को भी गलत बताया कि राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को बहुमत होगा। रिजिजू ने कहा कि 20 सदस्यीय संस्था में पदेन अध्यक्ष समेत 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य हो ही नहीं सकते हैं और इसी तरह 11 सदस्यीय राज्य निकाय में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकतर सदस्यों ने आरोप लगाया कि जेपीसी या सरकार ने उनके सुझाव को सुना ही नहीं या माना ही नहीं। ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। हमने सुझाव माने भी, क्योंकि अगर हम सुझाव नहीं मानते तो विधेयक का जो मूल मसौदा आया था और जो विधेयक आज पेश हुआ है उसमें इतने बदलाव होते ही नहीं। विधेयक में सदस्यों के सुझाव पर ही बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। साथ ही वो ये भी कहते नजर आते हैं कि जो पंजीकृत संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये बदलाव विपक्ष का सुझाव था कि भैया आप जो पंजीकृत संपत्तियां हैं उनके साथ आप छेड़छाड़ करने लगेंगे, क्योंकि यही कहकर ये दावा पेश किया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से संपत्तियों को हत्या जाएगा और कैसे उसका रास्ता निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर रिजिजू इस बात पर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे जो सुझाव थे उनको तो माना ही नहीं गया। तो ये विपक्ष का ही सुझाव था कि जो पंजीकृत संपत्तियां हैं उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये बदलाव विपक्ष के सुझाव पर ही किया गया। इस तरह से गैर रजिस्टर्ड वक्फ ट्रस्ट के लिए 6 महीने की सेवा भी विपक्ष का जो सुझाव था उसी से ही बढ़ाई गई। विधेयक पर कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू करते हुए सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर विपक्ष लगातार इसी बात को दोहराता रहा कि ये मुस्लिम जो समुदाय है उनके खिलाफ है और सत्ता पक्ष बार बार ये समझाता रहा कि कैसे ये उनके हक में है, कैसे ये उनके लिए फायदेमंद है, कैसे गलत लोगों के हाथ में अभी तक वक्फ की संपत्तियां थी जिससे जो लोगों को फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। इस कानून के आने के बाद में असल में जो मकसद है वक्फ का वो पूरा होगा। तो वहीं इस बिल पर सीएम योगी का भी स्टेटमेंट सामने आया और सीएम योगी ने यह कहा कि महाकुंभ की भूमि पर भी दावा था, अब लेकिन वक्फ बन गया है। भू माफिया बोर्ड उनकी तरफ से ये कहा गया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बन गया था भू माफिया बोर्ड,
अब यूपी में लेकिन माफियागिरी नहीं चलेगी। तो सीएम योगी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, कहा कि वक्फ का महाकुंभ की भूमि पर भी दावा था। वक्फ एक तरीके से भूमाफिया बोर्ड बन चुका था, लेकिन अब किसी प्रकार की कोई भी माफियागिरी नहीं चलने वाली है।